आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का द हिस्ट्री यूट्यूब चैनल में और मैं हूं आपका दोस्त विकास टेकरे। दोस्तों, आपके लिए इस वीडियो को मैं काफ़ी रात में शूट कर रहा हूं, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे और मेरी मेहनत को ज़ाया नहीं जाने देंगे। वीडियो की शुरुआत में ही मैं आपको बता देता हूं और इस बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा कि वैकल्पिक और इस आधुनिक भारत का इतिहास 1858 से 1975 तक इस प्रश्न पत्र के और भी ऑब्जेक्टिव टाइप के जो वीडियोज़ हैं वो MA 4th सेमेस्टर की प्लेलिस्ट में डले हुए हैं, तो प्लीज़ उन्हें भी देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको पूरे ऑब्जेक्टिव नहीं बता पाऊँगा। इसमें काफ़ी कम ऑब्जेक्टिव है जो अभी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के हिसाब से, वही बस है। और भी अगर ऑब्जेक्टिव आपको देखना है तो MA 4th सेमेस्टर की प्लेलिस्ट में जाकर देखिएगा। उनके थंबनेल में MA 3rd सेमेस्टर लिखा होगा क्योंकि ये जो क्वेश्चन पेपर है ये 3rd सेमेस्टर में भी है और 4th सेमेस्टर में भी है, इसलिए आप उन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के वीडियोस को भी ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, आधुनिक भारत का इतिहास 1858 से 1975 तक। 3rd सेमेस्टर में इस क्वेश्चन पेपर को बांट दिया गया 1920 तक और 4th सेमेस्टर में 1920 से 1975 तक दो भागों में से डिवाइड किया गया है। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी कैप्टन मोहन सिंह ने। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा घुमाने वाला है, इसीलिए इसके पूछे जाने की संभावनाएं ज़्यादा होती है क्योंकि हम अक्सर आज़ाद हिंद फौज के साथ नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम जोड़ते हैं और जब भी आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक की बात आती है तो हम सुभाष बाबू को टिक करके आ जाते हैं, लेकिन वो गलत होता है क्योंकि उन्होंने कमान संभाली थी और आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व किया था। लेकिन उनके जापान पहुंचने से पहले ही कैप्टन मोहन सिंह ने रास बिहारी बोस के साथ मिलकर आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कर दी थी। आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व किसने किया था? तो यहाँ पर उत्तर आएगा सुभाष चंद्र बोस का, क्योंकि जब सुभाष चंद्र बोस 1941-42 में जब पहुँचते हैं, आई थिंक 43 के आसपास पहुँचते हैं सुभाष चंद्र बोस जापान में। जब भी जापान पहुँचते हैं तो फिर वहाँ पर रास बिहारी बोस और कैप्टन मोहन सिंह उन्हें अपना लीडर मान लेते हैं क्योंकि सुभाष चंद्र बोस पहले से ही बहुत प्रभावी लीडर्स रहे थे और 2 बार वे कांग्रेस के अध्यक्ष भी चुने गए थे। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। कांग्रेस में रहते हुए अपने वामपंथी समर्थकों के साथ मिलकर उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। 1939 के त्रिपुरा कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। तो यहाँ पर त्रिपुरी है, ये यहाँ पर त्रिपुरा नहीं है, त्रिपुरी है। त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। इंडियन इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना रास बिहारी बोस ने की थी और इंडियन इंडिपेंडेंट लीग से ही जुड़े हुए थे कैप्टन मोहन सिंह। और जिस तरह कांग्रेस में रहते हुए सुभाष चंद्र बोस ने अपने एक अलग संगठन फॉरवर्ड ब्लॉक बना लिया था, उसी तरह कैप्टन मोहन सिंह ने इंडियन इंडिपेंडेंट लीग में रहते हुए आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी। इसके बाद में देखिए, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने। जापान से अपनी आज़ाद हिंद फौज के साथ इन्होंने नारा दिया कि अब हम दिल्ली जाएंगे और दिल्ली को फतह करेंगे। कैबिनेट मिशन का उद्देश्य क्या था? तो संविधान सभा की स्थापना इसका उद्देश्य था और 1946 में कैबिनेट मिशन आया था। क्रिप्स मिशन जो कि 23 मार्च 1942 में आया था, इसका उद्देश्य था युद्ध में भारतीयों का सहयोग प्राप्त करना। हालांकि ये इसमें असफल रहा था और इसकी असफलता के कारण ही फिर आगे चलकर जो महात्मा गांधी है वो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत करते हैं। अब इसके बाद में अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो 16 अक्टूबर 1905 को लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल विभाजन हुआ था। यहाँ पर कई बार कन्फ्यूज़न होती है कि 1904 में बंगाल विभाजन हुआ था, तो नहीं, 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन हुआ था और ये 1911 में रद्द हुआ था और इसे रद्द कराने के लिए बंग भंग आंदोलन चला था जिसके प्रमुख नेता सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, स्वदेशी आंदोलन क्या था? तो बंगाल विभाजन के विरोध में 1906 में यह शुरू हुआ था और बंगाल विभाजन की समाप्ति के साथ स्वदेशी आंदोलन समाप्त हो गया था। स्वदेशी आंदोलन पर और भी वीडियो आपको चैनल में मिल जाएंगे। स्वदेशी आंदोलन ये था कि यहाँ पर हमें विदेशी वस्तुओं का इस्तेमाल नहीं करना है और स्वदेशी वस्तुओं को बढ़ावा देना है।
1906 में कांग्रेस की अध्यक्षता की थी दादा भाई नौरोजी ने, और फिर इसके बाद में 1907 का जो सूरत अधिवेशन होता है, इसमें कांग्रेस का विभाजन हो जाता है और गर्म दल और नरम दल में कांग्रेस विभाजित हो जाती है। समाचार पत्र केसरी से संबंधित कौन है, तो बाल गंगाधर तिलक है। इसके बाद में देखिए बंग भंग आंदोलन के प्रमुख नेता थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी। मैंने रोटी मांगी थी और मुझे मिले पत्थर, यह कथन किसका है, तो महात्मा गांधी का है। तो यहाँ पर इनका ये प्रमुख कोटेशन है। दरअसल ये पत्र लिखकर अपनी बातें वायसराय के सामने रखते हैं और जब उनका जवाब नहीं आता तो फिर इस तरह से महात्मा गांधी कहते हैं। और ये कोटेशन इम्पॉर्टेंट है, अगर ये ऑब्जेक्टिव में भी नहीं पूछी जाती है तो महात्मा गांधी से जुड़े किसी भी उत्तर में आप इसे चिपकाकर अपने उत्तर को बेहतर बना सकते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन से पूर्व पहला व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन था, तो विनोबा भावे। जब 1941 में सत्याग्रही आंदोलन शुरू हुआ, व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू हुआ, तो महात्मा गांधी ने पहला सत्याग्रही विनोबा भावे को नियुक्त किया था। यहाँ पर सामूहिक रूप से आंदोलन न करने के बजाय महात्मा गांधी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह के रूप में आंदोलन की शुरुआत की थी। यहाँ पर सिर्फ एक व्यक्ति मजिस्ट्रेट को पत्र देकर और एक व्यक्ति आंदोलन करता था। इसके बाद में भारत छोड़ो प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ, तो बम्बई अधिवेशन में हुआ। 7 अगस्त को ये पारित होता है और 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू हो जाता है। इसके बाद में देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्मदाता किसे कहा जाता है, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी और इसके पहले अध्यक्ष थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी। और इस समय जो डफरिन था, डफर आप उसे कह सकते हैं, था वो डफरिन, तो वो इस समय पर वायसराय था। कांग्रेस राजद्रोह अथवा विद्रोह का पौधघर नहीं है, बल्कि सरकार की स्थिरता की नींव में एक अतिरिक्त पत्थर है। यह कथन है दादा भाई नौरोजी का। दादा भाई नौरोजी ने धन निष्कासन का सिद्धांत दिया था, साथ ही उन्होंने पॉवर्टी अनबिट्रेस रूल इन इंडिया नामक एक प्रसिद्ध पुस्तक भी लिखी थी, जिसमें धन निष्कासन का सिद्धांत था। अब यहाँ पर उदारवाद और उग्रवाद वे टॉपिक के रूप में हैं। अगर यहाँ पर 2 नंबर में प्रश्न पूछ लिया जाता है या फिर ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है तो ये पूछे जाएगा कि प्रमुख उदारवादी नेता बताइए या फिर प्रमुख उग्रवादी नेता बताइए, या फिर 2 नंबर में पूछा गया है कि उग्रवाद को समझाइए या फिर उदारवादी आंदोलन को समझाइए। तो इन नेताओं के ज़रिए आप अपने उत्तर को बेहतर तरीके से लिख सकते हैं। तो उदारवादी में कौन थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, दादा भाई नौरोजी थे, गोपाल कृष्ण गोखले जो कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु भी रहे, सुरेंद्रनाथ बनर्जी जो कि कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे, और फिरोज शाह मेहता भी थे। दोस्तों इसके बाद में प्रमुख उग्रवादी नेताओं की बात करें तो बाल गंगाधर तिलक थे जो कि महाराष्ट्र से थे, और इन्होंने शिवाजी उत्सव और गणेश उत्सव जैसे प्रमुख पर्व की शुरुआत की थी और ये प्रमुख नेताओं में से एक रहे। इसके बाद में बिपिंद्र चंद्र पाल जो कि पश्चिम बंगाल से थे, फिर पंजाब से लाला लाजपत राय थे, और अरविंद घोष भी इन्हीं उग्रवादी नेताओं में से थे। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट की बात है कि शुरुआती में अरविंद घोष उग्रवादी नेता रहे और बाद में ये पांडुचेरी जिसे हम पुदुचेरी भी कहते हैं, वहाँ पर जाकर इन्होंने संन्यास ले लिया और आश्रम की स्थापना की, और इन्हीं अरविंद घोष को हम महर्षि अरविंदो के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मैं अभी के वीडियो में इतना ही आपको समझा सकता हूँ, क्योंकि मोबाइल यहाँ पर टॉर्च चालू होने के कारण काफ़ी ज़्यादा गर्म हो रहा है, इसलिए इस वीडियो में इतना ही। अगर कल मेरे पास समय रहा और कुछ और बेहतरीन ऑब्जेक्टिव जो कि परीक्षा में आ सकते हैं मुझे मिले तो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगा और एक वीडियो और अपलोड करने की कोशिश करूँगा। और इस बात को ध्यान में रखिए कि इससे पहले मैं 3 और ऑब्जेक्टिव के वीडियोस अपलोड कर चुका हूं जो कि आपको MA 4th सेमेस्टर की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, तो प्लीज़ उन्हें ध्यान से देखिएगा, उन्हें देखना ना भूलें। और मुझे उम्मीद है कि आपकी तैयारी बेहतर होगी, तो अच्छा एग्ज़ाम दीजिए। आप सभी को ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं अपने किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, गुड नाइट।